पीके विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन पर हार्दिक स्वागत है। इसकी जो पहला मैंने वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था और उसके एक्सप्लेनेशन किया था। आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर आगे चलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि या फिर कोई आप चाहते हैं कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ताकि जितने सहूलियत आप लोग की उतनी ही मुझे फ़ायदा होगा वीडियो बनाने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है कि द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन एवं अस्थायी संतुलन से क्या समझते हैं। तो देखिए, द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं कि ये जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया और इसमें द्विध्रुव होता है जिस पर एक पर निगेटिव और एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात बारीकी से पहले भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे इसकी न्यूनतम जो ऊर्जा होगी, इसकी ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, माइनस पी साइन थीटा होता है। पी साइन थीटा इसका ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, पी साइन थीटा होता है। अगर साइन अगर जीरो यहाँ पर तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी, एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। तो न्यूनतम जो ऊर्जा होता है, विद्युत की न्यूनतम जो ऊर्जा होती है वो थीटा बराबर जीरो पर होती है और इसको अस्थायी संतुलन भी कहा जाता है। जीरो पर कितना बोलेंगे, इसको अस्थायी संतुलन के नाम से जानेंगे। और यही जब द्विध्रुव एक चक्कर लगा लेगा और अपने महत्तम ऊर्जा पर पहुंचेगा तो थीटा 180 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि ऊर्जा का फॉर्मूला है माइनस पी साइन थीटा। माइनस जो है पी क्या है, साइन थीटा है। तो यहाँ पे जो है आप माइनस रखिएगा पी कॉस 180 का वैल्यू यहाँ पर देखिए -1 होता है ना, तो प्लस पी कर देगा कि नहीं। तो सबसे मैक्सिमम जो है ऊर्जा आपकी असंतुलन की स्थिति में होता है जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो इसको बोला जाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न है, संधारित्र से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो काफी इसको ध्यान देना भी है और इसकी धारिता को भी बताएं, अथवा संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संधारित्र जो है वैसी व्यवस्था है जिसमें एक विद्युतीय आवेशी चालक के निकट एक बुधरी चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम से बढ़ जाती है, संधारित्र कहते हैं। तो इसमें अटपटा दिया हुआ, मैं थोड़ा सही समझाता हूँ आपको। संधारित्र का काम होता है आवेश को स्टोर करना। आवेश को क्या करना, स्टोर करना होता है। तो स्टोर ये कैसे करेगा, जो इसमें लैंग्वेज जो लिखा है मैं उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि वैसी व्यवस्था जिसमें एक विद्युतीय आवेश चालक होगा, विद्युत रोधी मतलब जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक मैंने ये ले लिया, विद्युत है, इस पर कोई आवेश नहीं है और इसके करीब में एक प्लस चार्ज वाले को मैं ला रहा हूँ। देखिए, प्लस चार्ज वाला इसके करीब में आ रहा है, आ गया। जैसे इसके करीब में आएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसके तरफ आकर्षित होंगे। क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, प्लस हो गया। जिससे नदी का आएगा उतनी आवेश की मात्रा इसकी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि इस जो पदार्थ है इसकी आवेश स्टोर करने की क्षमता पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। तो यही चीज बता रहा है कि पहले वाले चालक की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारिता मतलब रखना, एक आयतन के समान वो चीजें हैं। अब धारिता का सूत्र अगर देखें, सूत्र आप कैसे निकालिएगा, तो किसी संधारित्र की भी धारिता जो होती है उस आवेश का परिमाण है जिस संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को उत्पन्न किया जाता है। या फिर देखिए, एक चीज आप समझिए, मैं समझाता हूं आपको। धारिता जो होती है सी, वो डिपेंड करती है आपके आवेश पर। जितनी ज्यादा आवेश आएगा उतनी धारिता आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। इसी को मैं इक्वल कर दूं तो इक्वल करूंगा तो बराबर यहाँ कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे हो जाएगा वी क्यू, विभव। धारिता का फॉर्मूला हो गया, माफ कीजिएगा, 1/v हो जाएगा यहाँ पर, 1/v। तो धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा C = Q/v, आवेश बटा विभवांतर। यानी किसी भी संधारित्र के आवेश को 1 कूलम बढ़ाने के लिए, विभवांतर के कूलम 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो आवेश दिया जाता है उसी हम लोग धारिता कहते हैं। धारिता क्या है, ये किसी भी चालक के विभवांतर को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए दिए गए आवेश की मात्रा को हम लोग धारिता के नाम से जानते हैं। दैट्स क्लियर। इसका मात्रक फैराड होता है, फॉर्मूला होता है C = Q/v, देख ही रहे हैं। आइए,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो आपका क्या है। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत जो कहता है, मैं समझा रहा हूं आपको कि जैसे बहुत सारा आवेश रख दिया जाए, मान लीजिए बहुत सारा आवेश है, एक प्लस Q1 है, एक प्लस Q2 है और प्लस Q3 है। मैं 3 ही ले रहा हूँ, ज्यादा लूंगा तो फिर कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। 3 में आवेश लेता हूं, Q1, Q2 और Q3। देखिए Q3 जो बल लगाएगा Q1 पर वो बल अलग होगा, ये बल अलग होगा, यानी Q1 पर जो बल लग रहा है, 2 बल लग रहा है Q3 के कारण, Q2 के कारण। इन दोनों बलों को आप सदिश योग कीजिएगा तो कुल बल निकलेगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी सिद्धांत कहता है कि अनेक आवेशों के निकाय पर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल जो होता है सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 22 वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और अथवा में जो करके दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। दो कुछ 2020 में 22 में पूछा हुआ है। तो आप विद्युतीय तीव्रता पहले आप समझ लीजिए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे कहते हैं। यहां सब समझेंगे चीजों को। देखिए, आप जानते हैं कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए Q आवेश पर कितना बल लगेगा, मान लेते हैं F बल लग रहा है। ठीक है, F बल लग रहा है। अगर एकांक आवेश होगा तो कितना बल लगेगा, F बाई Q बल लगेगा। यानी किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र एक तरह का बल ही है, विद्युत बल ही है, लेकिन जो एकांक जो है आवेश पर लगता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस बात का आपको जो है ध्यान भी रखना है। इसका मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, और विमीय सूत्र हो जाएगा AML T के पावर -3 T के पावर -1। आप निकाल भी सकते हो, देखो निकालना होगा ना। तो बल का होता है AML T के पावर -2 होता है विमीय सूत्र, AML T के पावर -2। और नीचे आवेश जाएगा तो AT, तो A के पावर बढ़ जाएगा -1 और T के बढ़ जाएगा पावर -1 माइनस। सही है, तो देख लीजिए क्या इसमें बढ़ रहा है, AM है तो AM हो जाएगा, और L का पावर तो ML तो रहेगा ही, T के पावर 1 हो जाएगा -2 -1 -3। ठीक है, और A के पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे इसी क्वेश्चन का पार्ट था, विद्युत विभव से आप क्या समझते हो। तो विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य संपादित होगा उसे हम लोग विभव कहते हैं। और विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश, यानी कि W/Q हो जाएगा। और विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 जूल बाई कूलम। ध्यान रखिएगा 1 जूल बाई कूलम बोलेंगे। ठीक है, तो और एक अदिश राशि है, इसके पास कोई दिशा नहीं होता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। 20 नंबर 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आप पहले समझ भी रहे होंगे। ठीक है, 20 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विद्युतीय तीव्रता और विद्युत विभव में अंतर स्पष्ट करें। तो वही है तीव्रता का डिफिनीशन, और फिर विद्युत विभव का जो है डिफिनीशन लेके आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर में। दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है Q आवेश पर जो लगने वाला जो बल है वो बल है आपका F इक्वल टू आप Q लिख सकते हैं, दोनों में संबंध स्थापित करना है तो F इक्वल टू Q लिख सकते हैं। अगर Q आवेश को dr विस्थापन से विस्थापित किया तो कार्य कितना हो जाएगा, W कार्य होता है आपका बल गुने विस्थापन, तो बल हो जाएगा F और dr हो जाएगा विस्थापन, तो F और बल की जगह हो जाएगा Q इंटू dr हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊर्जा परिवर्तन वही ना कार्य होगा, तो ऊर्जा परिवर्तन है -QE dr, और फिर Q को भाग कराएंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा -E dr हो जाएगा। तो ये देखिए Q बाई Q, U बाई Q,
ये क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा बटा आवेश क्या होता है, विभवांतर होता है। तो dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर, यानी कि dv बाई डी आर भी आप लिख सकते हो, डी बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा माइनस में, याद रखिएगा। ठीक है, यही संबंध है, यानी विभवांतर बटा दूरी इक्वल टू हो सकता है विद्युत क्षेत्र, ये आपका संबंध हो गया दोनों में, इस बात का ध्यान रखना है और इसी से आपको जो है प्रूफ करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। तो विद्युत रेखाएं आप जानते हैं कैसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई भी धन आवेश क्या करता है, गति करता है। ठीक है, और इस रेखा पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। यानी लाइंस देखिए, धन आवेश रहेगा और एक आपका ऋण आवेश रहेगा, धन रहेगा और एक ऋण आवेगा। तो लाइन स्टार्ट होगा धन आवेश से, खत्म होगा ऋण आवेश पर। ठीक है, तो ये पहला गुण हो गया। और इसे कभी काटेगा नहीं, कि मैंने कल भी क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को काटता नहीं है, तो यहाँ भी काटने वाला केस आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो है ये बोर्ड एग्जाम 2014 और 15 दोनों में पूछा हुआ, लगातार 2 साल इसकी वही आ गई है, तो कभी भी आ सकता है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है और इसका एसआई मात्रा को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बारह पूछता है ये। तो देखिए, तो ध्रुव आघूर्ण मतलब देखिए दो आवेश रहेंगे, अगर प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है और काफी नजदीक दोनों को रखेंगे तो आप जानते हैं इसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है ना कि इसमें से कोई एक आवेश और इनकी दोनों के बीच की दूरी अगर एल एल बांट दे, दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, ये बता देना, ये सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, ध्यान रखिएगा। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, क्योंकि आवेश का क्या होता है मात्रक, कूलम होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। और ये क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन जो है ये 2019 में 2 बार ए बी और सी बी दोनों बोर्ड में था, और फिर 2018 में भी और 2021 से पूछा, लगातार 3 साल ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स क्या है और इसका एसआई मात्रक को लिखें। विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स से क्या समझते हैं कि सब फ्लक्स की परिभाषा है। तीनों क्वेश्चन एक ही है और तीनों का आंसर जो है एक ही मिलेगा आपको। तो फ्लक्स के बारे में पहले से भी आप परिचित हैं, फ्लक्स में सीधे समझाऊं, सीधे उसको डिस्कशन में करूंगा। फ्लक्स का मतलब होता है किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। हाँ, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, यानी विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो इसको ईडीएस कॉस थीटा भी लिखा जाता है, जहां पर थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और सरफेस एरिया के बीच का क्या है, कोण है। और फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है कूलम मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम होता है, इसको याद कर लीजिएगा, विस्तर भी इसका याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 24 नंबर प्रश्न है। काफी जो है ये क्वेश्चन बेहतरीन है। 24 नंबर, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो देखिए कह रहा है कि माना कि आर त्रिज्या के गोलीय चालक के पास आवेश क्या है, क्यू है, विभव कितना होगा 1/4 क्यू बाई आर हो जाएगा, विभव हो जाएगा, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा विभव। तो आवेश हो जाएगा क्यू और ये डालिएगा नीचे तो हो जाएगा 4 पे चल जाएगा ऊपर, 4πε0 चल जाएगा ऊपर और आर भी चल जाएगा ऊपर, एगो नीचे रह जाएगा क्यू, तो क्यू क्यू कट जाएगा। तो 4πε आपका आर इंटू आर, ये आपका होगा आंसर 4π। आगे मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा रुक जाइए, वह चीज़ों को आपको जो है दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं क्यू बाई भी, वही में लिखा था क्यू, अभी की जगह लिखेंगे 1/4 क्यू बाई आर। तो यहाँ क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा उठ के चला जाएगा ऊपर, तो सी इक्वल टू हो गया 4π/2r।
तो सर आप देख सकते हैं कि धारिता जो है वो त्रिज्या के क्या है, समानुपाती है। जितना बड़ा गोल लीजिएगा उतनी धारिता उसकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर आया है। क्वेश्चन है श्रेणीबद्ध एवं समांतरबद्ध संधारित्रों के समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का 4 नंबर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे ध्यान से कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संधारित्र उनके समतुल्य धारिता का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए पहला जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है श्रेणी क्रम का है। श्रेणी क्रम में क्या होगा कि सब में वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन आवेश सब में क्या होगा, समान होगा। श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र करेंगे, आवेश सब में समान, वोल्टेज सब में अलग अलग। और 3 यहाँ पर संधारित्र रखे धारिता यहाँ पे C1, C2 और C3 यहाँ पर दी हुई है। और इनका विभवांतर कितना है, V लिखा हुआ है। आगे बढ़ता हूँ, आगे बोला ये तीनों संधारित्रों के परितः उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 हो तो हम लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज कितना होगा, V1, V2 प्लस V3। तो V रहने दीजिए, फर्स्ट विभवांतर का लिखिएगा आवेश बटा धारिता, फिर आवेश बटा धारिता, सब में आवेश कॉमन है तो आप जो लिख सकते हैं Q कॉमन होता है कितना होगा, 1/C1 1/C2 1 C3 हो जाए, Q है। अब इसी को देखिए क्या लिखा गया है, V = Q/C लिखा है, यानी टोटल आवेश बटा धारिता। तो आप इधर लिखिएगा Q/C या राइट साइड में Q कॉमन निकाल के यहाँ पर आप 1/C1 प्लस 1/C2 जो है जो भी आप लिखना है लिख रहे हैं, इधर अपना लिख रहे हैं तो कट गया Q ना, पता कितना आ जाएगा 1/C = 1/C1 वो प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह जो है हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, समांतर क्रम जो है संयोजन से आप क्या समझते हैं। 3 धारिताएं हैं, तीनों को समांतर क्रम में जोड़िएगा तो सबका जो है धारिता तो अलग अलग रहेगा ना, लेकिन जो है सबकी धारिताएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। C1, C2 और C3 समांतर क्रम में है, सभी में आवेश इससे बढ़ जाएगा, इसमें Q1, इसमें Q2, इसमें Q3 आवेश हो जाएगा, आवेश बटेगा। तो इसी आवेश को आप लिख जो रहे हैं वो आवेश है आपका Q = जो बढ़ रहा है उसी को लिखना है। तो Q करना दीजिए, इसको क्या लिखिएगा C1 भी, सेकेंड को लिखिएगा C2 भी, थर्ड को लिखिएगा C3 भी, सब में भी कॉमन निकाल दीजिएगा, भी काट दीजिएगा, धारिता कितना आ जाएगा C = C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप कीजिएगा इसमें क्वेश्चन, ये 25 नंबर क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है 26 नंबर, वांडी ग्राफ जनित्र में बेल्ट की विरोधी पदार्थ का क्यों बना होता है। जो वांडी ग्राफ जनित्र है उसमें जो बेल्ट होता है उसमें विरोधी पदार्थ का बेल्ट क्यों बनाते हैं, इस बात को हम चर्चा करेंगे। देखिए आप पढ़े होंगे वांडी जो ग्राफ जनित्र होता है इसमें एक बड़ा सा गोला होता है और इस गोला में 2 यहाँ पर पाइप इस तरह का बेल्ट, जो बेल्ट से आवेश यहाँ पर ट्रांसफर होता है, तो विरोधी क्यों बनाती है इसी बात की चर्चा करने वाला है। तो बोल रहा है वांडी ग्राफ जनित्र चालक के नोकीले भाग से वायुकण या धूलकण आवेश प्राप्त होते हैं जिस द्वारा प्रतिकर्षण होकर एक बेल्ट से टकराते हैं और इस बेल्ट पर आवेश आएगा। अब बेल्ट अगर मान लीजिए चालक का बना देंगे तो पूरा ये सर्किट में करंट फैलने लगेगा, इसलिए इसमें हम लोग बेल्ट को विरोधी बनाते हैं तो चार्ज को कहीं फैलाए नहीं, ताकि हमारा जो है पूरा बेल्ट सुरक्षित रहे और हमारा पूरा सर्किट जो है सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। देखिए परावैद्युत मतलब होता है, परा मतलब पराया दूसरा, और विद्युत का मतलब विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का प्रयास कर रहा है। यानी एक वैसी शक्ति है जिस पर आरोपित करने पर विद्युतीय विघटन नहीं होता है। बताया था ना आपको कि एक इनकी सहन शक्ति होती है आवेश को प्रवाह करने की, तो आवेश को रोकने का प्रयास करते हैं, तो सबकी अपनी लिमिटेशन होती है कितना तक आवेश को रोक सकता है। अब इसमें आपेक्षिक जो है और सापेक्षिक 3 गो होता है, वो तीनों को ध्यान रखना है आपको। अगर आपेक्षिक है तो आपेक्षिक को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, जो हवा के लिए माना जाता है, और आपेक्षिक के लिए धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा C0 = एप्सिलॉन नॉट D हो जाएगा। और कोई परावैद्युत माध्यम लगा दीजिएगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बढ़ जाएगा,
वो क्या होती है, सापेक्ष विस्फोटशीलता होती है किसी भी माध्यम की, तो उससे गुना हो जाएगा, ध्यान रखना है। 28 नंबर प्रश्न जो है, विद्युत मशीनों में कहीं तीखा कोर या नोक नहीं छोड़ा जाता है, क्यों? मशीन आप लोग देखे होंगे, इसमें कोई भी नोक हम लोग नहीं छोड़ते हैं कि चालक के नुकीले भाग की वक्रता त्रिज्या काफी होती है, उस भाग के नजदीक विद्युतता काफी अधिक हो जाती है, इसमें हवा का विरोध भंग हो जाता है, चालक के नोक से आवेश निकलकर हवा में प्रवाहित होने लगते हैं, तब आवेशित हवा कण हटते जाते हैं और आवेश लगातार बाहर निकलते हैं, ये चालक पर आवेश घटता है और चालक आवेशित हो जाता है। देखिए मशीनों में आप नोक समझते हैं ना, नोकीला पार्ट नहीं छोड़ा जाता है, नोकीला, तो नोकीला पार्ट छोड़िएगा तो इसका एरिया कम होगा, जब एरिया कम जो होता है Q बाई ए, आवेश बटा क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू जो है आपकी बढ़ जाएगी, यानी आवेश की मात्रा वहां ज्यादा हो सकती है नोकीला छोड़िएगा तो, जो कि हवा के करने के कारण क्या हो जाएगा, हट जाएगा और लगातार बाहर चला जाएगा, तो आवेश इस तरह क्या होता है, घटते चला जाता है, इसलिए हम लोग नोकीला पार्ट कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, आवेशित खोखले गोले के भीतर विस्तृत सभी स्थानों पर शून्य होता है, व्याख्या करें। तो देखिए आवेशित कोई भी गोला होगा, तो देखिए जैसे मान लिया आवेशित गोला है ये, इसके अंदर आवेश 0 है, तब अंदर ही आवेश 0 हो जाएगा, तो विस्तर कहाँ से होगा ना, शून्य होता है, क्यों होता है, आवेश 0 होगा तब ना शून्य होगा। तो लिखा है कि खोखले भीतर की तरह अन्य गोलीय सतह ली जाती है और गॉस के प्रमेय से जो है फाई इक्वल टू होना चाहिए 1/4 क्यू होना चाहिए, जहाँ क्यू जो है गोली सतह का आवेश है। तो भीतर का अगर आवेश शून्य अगर हो जाए, तो अभी बोले नहीं आवेश शून्य हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, आवेश 0 तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो क्या हो जाएगा, विस्तर भी 0 हो जाएगा, तो प्रत्येक बिंदु पर विस्तर पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्लक्स वहां पर क्या है, 0 है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, कि चालक का तल समविभवी होता है, क्यों? समविभवी तल होता है क्योंकि उसके किसी बिंदु पर विभव अधिक होता है तो आवेश कम विभव वाले बिंदु को प्रभावित होकर विभव को बराबर कर देते हैं। किसी बंद खोखले चालक के भीतर सभी स्थानों पर विभव बराबर होता है और चालक के तल का विभव बराबर होता है क्योंकि चालक के अंदर तीव्रता शून्य होती है। देखिए समविभवी पृष्ठ का मतलब होता है ना कि सारा सरफेस पर, सारा जो आपका सतह दिख रहा है सब पर क्या होना चाहिए, विभव आपका समान होना चाहिए, यानी वैसा तो जिसके सभी बिंदु विभव समान हो उसको हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसमें कहीं आवेश ज्यादा कहीं आवेश कम है तो आवेश को ये मैनेज कर सकता है, आवेश को ये क्या कर सकता है, बराबर कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो हमने 2 वीडियो में करीब 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें टोटल 46 तक का क्वेश्चन होगा और फिर जो है आप इसको रिवाइज करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। अच्छा प्रयास करें, आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।